हेलो 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 हेलो। तो राम राम भाई सभी को। आज से हमारी एक पॉडकास्ट की सीरीज शुरू होने वाली है सारे आर्म रेसलर के साथ। तो आज के हमारे पहले विक्टिम है रोहित भैया, ए हाइड्रोलिक प्रेस। और इन भैया का नेशनल में एक आपका गोल्ड रह चुका है। और मैं तो ग्रीट करना ही भूल गया, हेलो भैया। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है उन बच्चों के लिए होने वाला है जो आर्म रेसलिंग शुरू करने वाले हैं या फिर आर्म रेसलिंग शुरू करने की सोच रहे हैं, या फिर जो लोग जॉब करते हैं साथ के साथ आर्म रेसलिंग को करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए ये क्या नाम है पॉडकास्ट होने वाला है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है और हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह ही बताएंगे आर्म रेसलिंग की। और तो वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब कर देना। तो भैया आपने क्या सोच के आर्म रेसलिंग ज्वाइन करी, मतलब आपको क्या लगा कि हाँ मुझे आर्म रेसलिंग खेलनी चाहिए? आर्म रेसलिंग ज्वाइन का तो खैर कोई प्लान नहीं था। नॉर्मली स्कूल कॉलेज में बस करते थे। उसके बाद फिर किसी ने बताया कि प्रोफेशनली भी एक गेम है। फिर इसके बाद देखा मेरे बड़े भैया हैं, कोई उनका फ्रेंड था तो वो थोड़ा बहुत आर्म रेसलिंग सिखाता था, तो उसके पास मेरे को उन्होंने भेज दिया। बस वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत टेबल पे खेल लिया। अब उसके बाद फिर पता लगा कि दिल्ली में भी एक आर्म रेसलिंग एसोसिएशन है। अच्छा। मादीपुर में। हाँ जी। तो वहाँ जाना मैंने शुरू करा। वहाँ पर बेसिक्स मेरे ठीक हुए, उन्होंने मुझे सिखाया। एंड फिर वहाँ से पता लगा धीरे धीरे दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल्स, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी जैसे। तो भैया आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया गया, किसने इंस्पायर किया कि आप आर्म रेसलिंग में आओ और आर्म रेसलिंग शुरू करो? वैसे इंस्पायर तो नहीं, बस टेबल पर आकर जो सेटिस्फेक्शन है ना, एक मतलब एक गेम को लेकर सेटिस्फेक्शन, तो उसमें मज़ा आने लग गया था। अंदर से मज़ा आ रहा था। कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं था, बट मज़ा आ रहा था किसी का हाथ पकड़ के चलो पिन करें इसको। पावर का गेम बस। मैंने ये देखा है, मजा तो नहीं, कई कभी ना एडिक्शन बन जाता है। हाथ में पेन आ रहा है लेकिन स्टिल हम पंजे लगा रहे हैं कि चलो हराएंगे अब तो। हाँ, एडिक्शन भी है, हो सकता है गेम। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जैसे कि आप साथ के आपने कहा कि आप जॉब भी करता हूँ मैं, तो आप जॉब और आर्म रेसलिंग को कैसे मतलब कोऑपरेट कैसे करते हो? तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ता है, मजबूरी है, कोई और ऑप्शन नहीं है। शाम को पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि शाम को घर आते आते 9 बज जाते हैं, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं ऑफिस। तो सुबह उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। देख रहे हो, कोई एथलीट की जिंदगी ऐसी नहीं होती है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई हैप्पी मोमेंट हो आपका आर्म रेसलिंग का कि हाँ सोचो कि हाँ फनी है और यादगार हो, मेमोरेबल हो? नेशनल्स में जब गोल्ड लगा था तो उसके बाद बारिश हुई थी। उस बारिश में मैं सुकून से खड़ा हुआ था जब मेरा नेशनल में गोल्ड लग गया था। तो वो जो सुकून था वो शायद बहुत रेयर मिलता है किसी को, और इससे पहले और उसके बाद अभी तक मुझे नहीं मिला है। वो सुकून पैसे से भी पैसे से भी नहीं कोई कमा सकता, वो ऐसा सुकून होगा। तो भैया आपका दिल्ली में कितनी बार आ रखा है आपका ओवरऑल गोल्ड? तो मैं बता दूं भैया, अंडर 65 खेलते हैं दिल्ली में, सीनियर प्लेयर है। तो अभी एटलीस्ट मतलब दिल्ली स्टेट में अगर मैं कम से कम 5 बार गोल्ड है मेरा। और जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अभी तक कोशिश यही रही है कि चेन वो बनी हुई है गोल्ड की। लास्ट कॉम्पिटिशन में नहीं लगा क्योंकि डाउनफॉल कहीं ना कहीं आ ही गया है। तो आना भी जरूरी है, बूस्टअप तो करना है खुद को, तो ठीक है, बट चेन अच्छी। वही ये माइंड सेट के लिए थोड़ा जरूरी होता है। डेफिनेटली। तो भैया जैसे कोई बिगिनर होता है, उनको जैसे अब मेरे जिम के भाई हैं तो थोड़े बहुत जो जिम में एक चाह रहे हैं कि हमें आर्म रेसलिंग शुरू करूँ, क्योंकि आजकल इंस्टा पे बहुत रीलों का चक्कर चल गया है ना, यूट्यूब पे वीडियो का बहुत चक्कर चल गया। तो लोग बच्चे सोचते हैं कि हम आर्म रेसलिंग शुरू करते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि क्यों शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये आर्म रेसलिंग अगर शुरू कर रहे हो ना, तो 2 चीज़ें हैं। पहला, अगर आप सिर्फ मजे के लिए कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो एक बहाना हो जाएगा हेल्थ को ठीक रखने का। आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। एंड सेकंड, एज अ करियर तो डेडिकेटेड होकर इसमें लगना होगा। बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो, वो काफ़ी है। एक्स्ट्रा अलग कुछ करने की कोशिश करोगे तो अपनी गेम को खराब ही करोगे। अच्छी भी हो सकती है, ऐसा नहीं, बट उसके लिए नॉलेज और एक कोच अच्छा, वो ज़रूरी है। तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो तो बेटर रहेगा। ठीक भी आपने बताया कि बिगिनर्स को बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, लेकिन इसका एक पॉजिटिव वो है पहलू, तो एक नेगेटिव पहलू भी होगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हाउ रिस्की दिस स्पोर्ट कैन बी फॉर अ बिगिनर? रिस्की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पोजीशन का कुछ नहीं पता कि किस पोजीशन में आप खेल रहे हो। अगर किसी की गाइडेंस में नहीं हो तो, अगर गाइडेंस में हो तो डेफिनेटली ग्रो करोगे, रिस्क से बचे रहोगे। तो किसी की गाइडेंस में ही करो, बिना उसके मत करो। आर्म रेसलिंग है क्योंकि ये थोड़ा टूटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, गलत पोर्शन में हम खेल रहे हैं। तो भैया एज अ एथलीट आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, या फिर आपका ये है कि आप किसी को कॉम्पिटिटर मानते हो इस लाइन में, अपने वेट में, अपनी कैटेगरी? देखो, कॉम्पिटिटर की तो बात नहीं है, बस ये है कि मैं अपनी ग्रोथ में, मेरे लिए चैलेंज सिर्फ यही रहा है कि मैं अंडर 70 आना चाहता हूँ, बट मेरा वेट अभी पुट ऑन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से।
कुछ प्रेशर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 70 केजी में टाइटल चाहिए। अंडर 65 को ले लिया है टाइटल दिल्ली में, 70 केजी में टाइटल चाहिए दिल्ली में। तो अभी वो चैलेंज है मेरे लिए। अभी वेट पुट ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो अभी आप फिलहाल किन किन लोगों को जो अपनी कम्युनिटी में देखते हो कि हाँ अंडर 70 या अंडर 65 में या फिर जो भी है एज अ कॉम्पिटिटर देखते हो कि हाँ इनको हराना थोड़ा मुश्किल है या फिर इनको हराने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? अभी अंडर 65 में तो थोड़े टाइम से गोल्ड मेरा लग रहा है, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन लगा नहीं अंडर 65 में। अंडर 70 में हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए सीनियर्स में। बहुत से प्लेयर्स हैं, अभी नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ सोशल कोई मीडिया है इसलिए। तो और इसकी आपने कहा था कि डाउनफॉल के बारे में, सेटबैक्स के बारे में, उनके बारे में मैं पूछना चाहूँगा आपसे कैसे हैंडल कर रहे हो? डाउनफॉल आया है, एक्सेप्ट करना चाहिए डेफिनेटली, मेरा तो आया है और ज़रूरी है सबका आना। बूस्टअप कैसे करोगे? ये भी है कि लाइक काफी एक टाइम पीरियड से अगर वो बंदा जीतता रहेगा तो एक माइंडसेट गलत हो जाएगा कि हाँ कि मेरी कैटेगरी में मेरी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कोई, ये हो सकता है। क्योंकि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को नहीं पता है कि सामने वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सामने वाला अपोनेंट जो है वो तैयारी कर रहा है, क्या पता वो तैयारी ही ना कर रहा हो और तुम गंडल स्टिच से जीतते जा रहे हो। और जिस दिन उसने तैयारी शुरू कर दी फिर वो तुम्हें ओवरटेक कर लेगा। तो अपनी तैयारी को बना के रखो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो जैसे भी हम ट्रेनिंग करके हटते हैं या फिर टेबल टाइम करके हटते हैं तो उसमें ऐसी बंदे कहते हैं कि हमें एल्बो पेन आ रहा है, तो उसके लिए जल्दी फास्टर रिकवरी के लिए हम क्या करें? यार फास्टर रिकवरी के लिए मैं पर्सनली आइसिंग वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो डाइट से उसकी रिकवरी करता हूँ, एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं करता हूँ। और कुछ एक्सरसाइज है नॉर्मल जिससे थोड़ा मैं, क्योंकि मैं हुक भी खेलता हूँ तो मैं कुछ ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, कुछ पुल ओवर कर लिया या कुछ भी व्हाटएवर, उनसे रिकवरी ठीक ठाक हो जाती है। मतलब हाथ सेट हो जाता है, पेन वेन नहीं होता। बिगिनर्स के डेफिनेटली बहुत पेन होगा, क्योंकि मैं भी बिगिनर था, कभी आंखों में से आंसू आ जाता है, ऐसा पेन होता है आपने सुना। बट कुछ टाइम बाद जब उसको कर लोगे ना थोड़े टाइम में, तो वो पेन चले जाएगा। हाँ वो मजबूत हो जाते हैं टेंडन। डेफिनेटली होता है, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। अब मेरे वो पेन नहीं होता है, मैं थक जाऊंगा लेकिन वो पेन नहीं रहेगा टेंडन से। मुझे अभी भी याद है मेरा पहला टूर्नामेंट जो था, क्योंकि मैं किसी के कहने पे खेला था, रॉयल समर्पण 2। तो उसमें जो मेरे मतलब मैं से पहला पंजा खेला और मैं हार गया, लेकिन मेरी जो वो थी ना इंजरी, वो मेरे 1 महीने तक मैं पट्टी बांध के रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रिकवरी मेथड्स क्या होते हैं। तो भैया कोई कंट्रोवर्शियल मैच बताओ जो आपको लगता है कि हाँ था कुछ मैच हुआ तो था एक बार, मतलब कंट्रोवर्सी तो नहीं थी वो, खैर प्रैक्टिस पुल्स थे, आपस में शेयर करते हैं, मतलब अपलोड तो करते हैं प्रैक्टिस पुल्स। पहले की बात है, शिवांशु की एक वीडियो मैंने कर दी थी। और उससे पहले मेरा जब मैच हुआ था, मैं क्योंकि उसको पहले हरा चुका था। पहले जब मथुरा में, जब वो भी नया था मैं भी नया था, मथुरा में हमारा कंपटीशन हुआ था, मैंने उसे हराया था। दैन उसके बाद प्रैक्टिस पुल हुआ था मादीपुर में, तो वो भी सबकी वीडियोस डालता था उस वक्त, मैंने भी डाल दी थी एज अ फ्रेंडली वीडियो, मतलब ऐसी डाली, और वो वायरल हो गई थी वीडियो गलती से, वो मिलियन के आसपास पहुंच गई थी। देन क्या हुआ फिर कुछ नहीं, बस उसने कुछ बोला ऐसे, मेरे को नॉर्मल बातें ही हुई हमारे बीच की, ये ठीक नहीं। देन फिर उसने मेरे को हराया, फिर उसने डाली और फिर वो भी वायरल गई। तो कोई इशू नहीं है, इतना कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई थी, लेकिन मजा आया था डेफिनेटली जो भी था। तो यहाँ पर अपनी कम्युनिटी में ना कोई किसी की वीडियो डाल रहा है, बस ये है कि वीडियो डाल रहा है, इट्स ओके टू डालो, हारना जीतना गेम है, चलती रहती है, बट कोई बदतमीजी या एग्रेशन ना करे, उस चीज का ध्यान रखो कि फिर वो कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्योंकि जब हम टेबल पे हाथ रखते हैं ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक मेल ईगो आती है, तो उस ईगो को हर्ट ना करो किसी की, तो बेटर है आपस में भाईचारे में हराओ, जीतो, डालो वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भैया। शिवांशु, निखिल और आशीष मेहता से आपके कैसे रिलेशन है, और मतलब क्योंकि ये लोग आपको एक उनके अपोनेंट के रूप में देखते हैं? देखो शिवांशु तो ठीक है बंदा, वो काम अच्छा कर रहा है अपना आराम से, उससे अभी ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, वो अपना बिजी है अपने काम में। निखिल बचपना है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आते हैं आशीष मेहता, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो, दिल्ली का 60 का, वो 70 केजी में भी टॉप पे ही रहेगा जहाँ तक अगर वो खेलता है। कोई कंपटीशन होता है या फिर सुपर मैच होता है, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन को कैसे हैंडल करते हैं? तो लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि लोग तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस आएगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब तक जो हुआ है, हाँ जी। मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई है और मैं खेला भी उस तरीके से जैसा वो सोचता हूँ। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तक तो एक्सपेक्टेशंस वो पूरी हुई है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। नेशनल्स में भी वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मैं फरहद अली को बीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सूद क्लासिक में चंडीगढ़ में मेरा मैच हुआ था उसके साथ,
मेरी वहाँ पर 4th पोजीशन लगी थी, आशीष की 3rd थी, परमीत की 2nd थी और 1st थी फरहत अली। तो मेरा मैच हुआ था आशीष मेहता से, आशीष से मैं हार गया था। फिर और एक मैच में हारा था फरहत अली से। फरहत अली की फर्स्ट पोजीशन थी, फिर मैंने उसको नेशनल में हराया। फरहत अली की सेकंड पोजीशन थी और मेरी फर्स्ट। तो वो मोमेंट था मतलब थोड़ा। तो मैं आपको बता दूं भैया, अंडर 65 में ओवरऑल इंडिया, क्योंकि छोटी बात नहीं होती, ओवरऑल इंडिया में गोल्ड लाना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन रियलाइज करो तुम, ओवरऑल इंडिया में अकेला कोई बंदा अंडर 65 में गोल्ड ला रहा है, तुम्हारे से बेस्ट है ही नहीं कोई उस कैटेगरी में। तो भैया हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेन बेसिकली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, ये आपके लिए है सारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है। तो मैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में पूछना चाहूँगा जो लोग नॉर्मली, जिनके पास टेबल नहीं है या फिर जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते जिम में नॉर्मल करते हैं, तो उनके हम कौन सी एक्सरसाइज करेगी जिम में कि थोड़ा बहुत आर्म रेसलिंग के लिए ट्रेन हो जाए बंदा? यार बिना टेबल के जो एक्सरसाइज अगर आप पूछ तो पुलअप्स अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। मैं सजेस्ट ये करूँगा, पुलअप्स अलग अलग एंगल पे स्ट्रॉन्ग रखोगे बहुत बेटर है, बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है उससे। और पुलअप में कौन सी ग्रिप बेटर रहती है? तो एक तो नॉर्मल हम पुलअप्स लगाते हैं, वो हमारी बैक से रहती है। पुलअप्स में एक तो फ्रंट से और एक थोड़ा इस एंगल पे और एक अंदर से, तो तीनों एंगल ट्रेन हो जाते हैं इसमें। इस पर अगर आप 3 सेट भी लगाते हो ना, 2 सेट भी लगाते हो, एक एक्सरसाइज के 2 सेट लगाते हो तो 3 सेट पूरे। बट तीसरा सेट जो लगाओगे 2 सेट लगाने के बाद एक एक्सरसाइज के होल्ड करो, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मेरे हिसाब से। और एक बिगिनर का क्वेश्चन होता है हमेशा कमेंट में कि हुक और टॉप रोल। नेचुरल गेम है, वो तुम्हारे हाथ पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का टॉप रोल बहुत अच्छा होता है, बट तो मैं बेसिकली पहले बता देता हूँ कि हुक क्या होता है और टॉप रोल क्या होता है। एक बारी आप माइक इस वाले आप बोलो। तो बेसिकली जो हुक होता है, जो बाइसेप का गेम है, हुक होता है दिस कि हमने हुक बना लिया, हुक की बैटल है, पावर की बैटल है। तो और टॉप रोल होता है जब हम किसी की फिंगर्स पे अटैक करते हैं, इसकी एक बार भी आप करके दिखाना, ये होता है टॉप रोल। तो नेचुरल गेम हमारा क्या है, हम वो खुद ही डिसाइड कर पाते हैं कि एक्सरसाइज के थ्रू और मैचेस के थ्रू कि हमारा हुक क्या है, टॉप रोल है। तो आपकी प्रेफरेंस फिर भी क्या रहती है? देखो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अभी जो ट्रेंड में चल रही है और इंजरीज से बचना है तो टॉप रोल की तरफ। हाँ, मैंने ये देखा है कि जब मैं हुक वगैरह खेलता हूँ तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सर्स में मेरा बहुत पेन आता है, एल्बो में ओवरऑल, ब्रोकियालिस वगैरह सब पेन ही पेन चल रहा होता है। तो लेकिन टॉप रोल में इतना प्रोन, मतलब इंजरी प्रोन नहीं है वो इतना। तो ठीक है भैया, वाइंड अप करते हैं हमारे पॉडकास्ट को। बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। भैया 7 साल से आर्म रेसलिंग करना है, कोई छोटी बात नहीं है। तो थैंक यू फॉर एक्सपीरियंस, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस।